सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपना चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों आज की जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए डीएलएड बीटीसी तृतीय सेमेस्टर दोस्तों 2016 का प्रश्न पत्र। 2016 का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको पूछा गया था, जो प्रीवियस ईयर का पेपर 2016 का तृतीय सेमेस्टर का पेपर है, वो दोस्तों यहाँ पर सॉल्व कराएंगे आप सभी के सामने। सप्तम प्रश्न पत्र आपको पता है संस्कृत का होता है। यहाँ पर समय आपका 1 घंटे का होता है। दोस्तों समय कितना होता है? 1 घंटे का होता है। जो पूर्णांक होता है वो 25 नंबर का ये पेपर होता है। को टोटल क्वेश्चनों की संख्या जो होती है वो 18 क्वेश्चनों की संख्या होती है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश, यहाँ पर निर्देश आपको लगभग हर एक पेपर में आपको बताया जाता है। जितने भी पेपर आपके करवाए जाते हैं प्रीवियस ईयर के सारे में आपको बता दिया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साइड। तो दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न में हमारा जो पहला आता है वो आता है कि विसर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है, बताना है आप सभी को। ये प्रश्न जो है दोस्तों 1 नंबर के, जो अतिलघुत्तरी वाले क्वेश्चन होते हैं, वस्तुनिष्ठ और अतिलघुत्तरी जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके 1-1 नंबर के होते हैं, और जो लघुत्तरी क्वेश्चन होते हैं वो आपके 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा विसर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। तो विसर्ग का उच्चारण स्थान ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे साथियों? कंठ हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है ना, क्या हो जाएगा भाई? कंठ हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आगे बात करते हैं कि एकोन चविंशत शब्द का अर्थ है। ठीक है ना, एकोन चत्वारिंशत शब्द का अर्थ आपको बताना है 44, 39, 29 या 49। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 39 हो जाएगा। 39 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आगे बात करते हैं यहाँ पे कि चौरभ्यम में समास है। चौरभ्यम में समास कौन सा हो जाएगा? तो चौरभ्यम में समास जो हो जाएगा वो हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों 4th नंबर प्रश्न कहता है कि भयार्थक तथा रक्षार्थक धातुओं के साथ विभक्ति का प्रयोग होता है। चतुर्थी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, पंचमी विभक्ति या द्वितीय विभक्ति। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी के साइड चला जाएगा। क्या हो जाएगा? पंचमी विभक्ति हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर किसके साइड चला जाएगा? तो ऑप्शन नंबर चला जाएगा सी के साइड, पंचमी विभक्ति हो जाएगा राइट आंसर। आगे यहाँ पर बात करते हैं 5 नंबर प्रश्न की। दोस्तों कहता है कि अहम बालकम पश्यामि वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन होगा। मया बालका दृश्यते, मया बालकम दृश्यते, या मया बालकम दृश्यति, या मया बालकम दृश्यते। तो दोस्तों हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साइड चला जाएगा, या मया बालका दृश्यते हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी के साइड चला जाएगा। यहाँ से दोस्तों हमारे शुरू होते ये पीडीएफ आपको हो सके तो मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर ये पेज ही आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और अभी इसके पहले जो वीडियो आया था, कल 6 बजे वीडियो आया था, वो आया था सामाजिक अध्ययन 2017 का प्रीवियस ईयर पेपर आया था। दोस्तों वो जिन भी साथियों ने नहीं देखा है सभी साथी जाके सामाजिक अध्ययन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सामाजिक अध्ययन वाली प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो जरूर से जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दी है, वहां पे भी आप उस पीडीएफ को भी देख सकते हो। यहाँ से अतिलघुत्तरी हमारा जो पोर्शन है वो स्टार्ट होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 1। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चनों का जो नंबर होता है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, और क्वेश्चनों की जो संख्या होती है दोस्तों वो 6 नंबर से लेकर के, जी हाँ 6 नंबर से लेकर के 11 नंबर तक क्वेश्चनों की संख्या होती है, और एक क्वेश्चन मतलब 1 अंक के बराबर होता है। 6ठा नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों कि वर्गों के पंचम वर्ण माहेश्वर सूत्रों के किस क्रमांक के अंतर्गत आते हैं? जी हाँ, किस क्रमांक के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? यहाँ पर वर्गों के पंचम वर्ण च्या मा गा डा ना माहेश्वर सूत्र 7वें क्रमांक के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर आपको माहेश्वर सूत्र दिए एयोंग एओड हैब्रेट, ठीक है ना, एयोंग लिरिक एयोंग एयोज हैब्रेट लड़ यमंगड़नम झबय घड़दस जब घड़दस खप छठ ततो कप्पय शशर और हल। ये आपको माहेश्वर सूत्र दिए गए हैं, 14 माहेश्वर सूत्र। इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो कहा जाता है कि भगवान शंकर के डमरू से इनकी उत्पत्ति हुई है, इसी वजह से इनको माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। याद कर लीजिएगा आप लोग, लगभग ये एग्जाम में आपके पूछा जाता है। ठीक है, लगभग आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद करना तो बनता ही है। आगे बात करते हैं यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न की। कहता है दोस्तों कि पितृ शब्द रूप पंचम विभक्ति के 3 वचनों के नाम लिखिए। पितृ शब्द रूप, यहाँ पर आपको शब्द रूप और धातु रूप ये आपको दोनों याद कर लेना, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट। यहाँ पर पंचमी विभक्ति बताया गया, कौन सी विभक्ति यहाँ पर बताया गया है? तो पंचमी विभक्ति को लिखना है। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे
और लाइक तो वीडियो को करेंगे ही करेंगे, साथ में अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक वचन पितु, पित्रो और पित्राम, ये हो जाएगा पंचमी विभक्ति का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है ना। पितृ शब्द रूप पंचमी विभक्ति के तीनों वचनों का मतलब चाहे वो कह दे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, या इस तरह से भी पूछ सकता है कि पंचमी विभक्ति के द्विवचन, ठीक है ना। पितृ शब्द रूप पंचम विभक्ति के द्विवचन को लिखिए या बहुवचन को लिखिए, एक वचन को लिखिए या फिर तीनों लिखिए, किसी भी प्रकार से आपका यह क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। आगे बात करते हैं कि झलाम जसवंते, जसवंते किस संधि का सूत्र है, उसकी परिभाषा उदाहरण सहित, जी हाँ उसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। तो झलाम जसवंते जसत्व संधि का सूत्र है, जसत्व संधि, ठीक है ना। जसत्व संधि का ये सूत्र, ये संधि के अंदर संधि का प्रकार होता है जसत्व संधि। तो जसत्व संधि का ये सूत्र होता है झलाम जसवंते किस संधि का सूत्र है, तो जसत्व संधि का सूत्र है, ठीक है ना। परिभाषा क्या हो जाए कि झल प्रत्याहार अर्थात वर्णों के प्रथम 4 वर्णों जैसे कि शा, शा, सा, शा, शा और हा आदि 24 वर्णों के बाद स्वर या व्यंजन आने पर, जी हाँ क्या आने पर, स्वर या व्यंजन आने पर जस प्रत्याहार अर्थात वर्णों का तृतीय वर्ण हो जाता है। ये हो जाती है इसकी परिभाषा। जैसे कि वाक प्लस दानम, वाक दानम, क और दा मिलके क्या बनता है, गौ बनता है, जो कि आधा गौ होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न की। 9 नंबर दोस्तों हमारा जो प्रश्न है वो कहता ये है, प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि अस धातु लंग लकार का रूप उत्तम पुरुष में तीनों वचनों में लिखना है। उत्तम पुरुष में तीनों वचनों में लिखना है। अस धातु लंग लकार का रूप जो है वो तीनों रूपों में लिखना है। तो उत्तम पुरुष यहाँ पर क्या बताया गया, उत्तम पुरुष का तीनों वचनों की यहाँ पर बात की गई है। ऐसे भी पूछ सकता है कि एक वचन लिखना है, ऐसे भी पूछ सकता है कि 2 वचन लिखना है, ऐसे भी पूछ सकता है कि बहुवचन लिखना है। तो यहाँ पर तीनों वचनों की बात की गई, तो तीनों वचन देखिए क्या हो जाता है, अस धातु, आसम, आस और आसम। आसम क्या है, ये एक वचन के अंतर्गत आ जाता है, और आस जो है वो द्विवचन के अंतर्गत आ जाता है। उत्तम पुरुष की बात हो रही है यहाँ पर, और बहुवचन में आसम आ जाता है। यानी कि आस धातु लंग लकार का रूप जो हो जाएगा उत्तम पुरुष में तीनों वचनों में हो जाएगा आसम, आस और आसम। ये हो जाएंगे उत्तम पुरुष के तीनों वचन। आगे बात करते हैं 10 नंबर की। अभि उपसर्ग लगाकर कोई 4 शब्द बताना है। तो अभिधानम, अभिधा, अभिमुखम और अभिख्या, ठीक है ना। ये हो जाएंगे अभि उपसर्ग लगा करके 4 शब्द। 4 भी पूछ सकता है, 3 भी पूछ सकता है, 2 भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कुछ इसके निर्देश दिए गए हैं। निर्देश यहाँ पर ये दिए गए दोस्तों कि जो अतिलघुत्तरी प्रश्नों की संख्या वो 30 शब्दों में बयां करना, ठीक है ना। और मैं आपको शुरुआत से ही बता रहा हूँ कि 30 शब्दों में आप लिखें, 25 में लिखें, 20 में लिखें, हो सके 10 में लिखें यार, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताइए 10 नंबर हमारा जो है ये 30 शब्दों में बताया गया। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 शब्द हैं। क्या आपको यहाँ पर नंबर नहीं प्रोवाइड कराए जाएंगे? नंबर बिल्कुल प्रोवाइड कराएंगे। जब आपका 1 नंबर का प्रश्न है, इसके आगे हम लिख ही क्या सकते हैं। तो 1 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो पूरे के पूरे आपको नंबर दिए जाएंगे, पूरे नंबर आपको दिए जाएंगे, ठीक है ना। 1 नंबर का है तो 1 नंबर आपको प्रोवाइड जरूर से जरूर कराया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर 11 नंबर की। पश्यन, पश्यन शब्द में धातु एवं प्रत्यय लिखना है। पश्यन शब्द में क्या लिखना है? धातु और प्रत्यय लिखना है, यानी कि दृश्य धातु तथा सत प्रत्यय। इसमें पश्यन में दृश्य धातु हो जाएगी, ठीक है ना, दृश्य धातु हो जाएगी और सत प्रत्यय हो जाएगा। प्रत्यय कौन सा हो जाएगा इसमें? शत प्रत्यय। किसमें? पश्यन में दृश्य धातु हो जाएगी, धातु हो जाएगी दृश्य, और जो हमारा प्रत्यय हो जाएगा वो हो जाएगा शत प्रत्यय, ठीक है। अब यहां से हमारे जो क्वेश्चन शुरू होते हैं वो लघुत्तरी क्वेश्चन शुरू होते हैं, जिनका जो 2 अंक का एक प्रश्न होता है। 2 अंक का एक प्रश्न होता है लघुत्तरी प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है, पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न कहता है, यानी कि 12 नंबर प्रश्न की द्वंद्व समास किसे कहते हैं। तो समास के ऊपर भी एक स्पेशली वीडियो बनी हुई है, वो भी आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं चैनल पर, ठीक है। तो द्वंद्व समास किसे कहते हैं? यानी जब समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं तो वहां द्वंद्व समास होता है। विग्रह करने पर चा प्रयुक्त होता है, विग्रह करने पर
क्या प्रयुक्त होता है? चा प्रयुक्त होता है द्वंद्व समास में, यानी जब समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद जो होते हैं उस पद के दोनों पद प्रधान होते हैं तो वहां द्वंद्व समास होता है। विग्रह करने पर चा प्रयुक्त होता है। जैसे यहां पर कुछ दिए गए हैं, राम लक्ष्मणो या रामा चा लक्ष्मणो चा, यहां पर चा का प्रयुक्त होता है, ठीक है ना, इस वजह से यहाँ पर द्वंद्व समास है। और पितरो मतलब इसमें आपके पित्र माता पिता दोनों आ जाएंगे, तो माता चा पिता चा, पितरो राम लक्ष्मणो रामा चा लक्ष्मणः चा, पितरो माता चा पिता चा। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12, द्वंद्व समास किसे कहते हैं। अगला जो हमारा दिया गया है वो दिया गया है कि निम्नलिखित श्लोक का अर्थ बताना है, ठीक है ना, निम्नलिखित श्लोक का अर्थ बताना है। इस श्लोक का जो अर्थ हो जाएगा, साहित्य संगीत कला विहीनम साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना तृषा न खद्दनापि जीवमानः तद्भागधेयः परम पशुनाम, यानी कि साहित्य, यहाँ पर यह बताया गया है कि साहित्य संगीत तथा कला से विहीन मनुष्य उसी प्रकार सुशोभित नहीं होता है जिस प्रकार बिना पूछ, जी हाँ, बिना पूछ तथा सींग का पशु अच्छा नहीं लगता है, और पशु पृथ्वी पर घास फूस खाकर जीवित रहते हैं, यह उनका भाग्य होता है। वे साहित्य और संगीत और कला से विहीन होते हैं, परंतु साहित्य संगीत और कला से विहीन मनुष्य घास फूस खाकर जीवन व्यतीत न करते हुए बिना सींग पूंछ के पशु के समान ही होता है। अगला हमारा प्रश्न है 14 नंबर, ठीक है ना। देखिए ये श्लोक जो है ये आपका काफ़ी बार पूछा गया है, ये श्लोक आपका काफ़ी बार पूछा गया है, तो याद कर लीजिएगा इसको हो सकेगा तो रट लीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न दिया गया 14 नंबर, संस्कृत भाषा पर संस्कृत में 4 वाक्य बनाइए। संस्कृत भाषा पर संस्कृत में 4 वाक्य बनाना है। पहला वाक्य हो जाएगा संस्कृतम अस्माकं देशच प्राचीनतयः भाषा अस्ति, प्राचीनतयः भाषा अस्ति, और अस्माकं वेद पुराण इतिहास ग्रंथः अपि अस्मिन् भाषायाम् अस्ति। संस्कृत भाषायाः व्याकरणः सुव्यवस्थित अस्ति, और संस्कृत भाषा सर्वेणां भाषायां जननी अस्ति। ये संस्कृत भाषा में संस्कृत में 4 वाक्य आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन ये आपका जो क्वेश्चन है ये 2 नंबर का पूछा जाता है। आगे बात करते हैं यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन की। संस्कृत शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए किन किन श्रव्य एवं दृश्य साधनों के उपयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों संस्कृत शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित श्रव्य एवं दृश्य साधनों का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कौन कौन से हैं? पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका श्यामपट। जी हाँ, पहला क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा श्यामपट, दूसरा हो जाएगा चित्र, तीसरा हो जाएगा मानचित्र, मॉडल प्रतिमा, चार्ट, कंप्यूटर, ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप, ग्राफ, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन एंड प्रोजेक्टर। ये आपके 13 जो दिए गए हैं वो क्या दिए गए हैं? संस्कृत शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित श्रव्य एवं दृश्य साधनों का प्रयोग किया जाता है। इसमें से 13 जो आपके हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि कर्तव्यवाच्य कृतवाच्य, यहाँ पर कृतवाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित करने के क्या नियम हैं? उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है। तो कृतवाच्य को, जी हाँ, कृतवाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित करने के क्या नियम हैं? तो पहला हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्या नियम है? कृतवाच्य को कर्ता को तृतीय विभक्ति और कर्म को प्रथम विभक्ति में बदलते हैं। जैसे कि रामेण सा दृश्यते। दूसरा नियम इसका कहता है कि क्रिया के मूल रूप धातु में यक प्रत्यय जोड़ते हैं जिसका या शेष रहता है और उसके रूप में आत्मनेपदी में बनते हैं, उसके रूप आत्मनेपदी में बनते हैं। जैसे कि गम प्लस यक गम यक, गम प्लस या यानी गम्य, और उसके बाद आपका यही पर आ जाता है पठ प्लस यक पठ और प्लस या यानी पठय। ये आपके बन जाते हैं नियम 2 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? नियम 2 के अंतर्गत बन जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं नियम 3। नियम 3 कहता है दोस्तों यहाँ पर कि यदि धातु के अंत में बड़ा आ, ए बड़े ए, ओ बड़ा ओ में से कोई भी वर्ण हो
तो उसके स्थान पर क्या करते हैं, ई हो जाता है, उसके स्थान पर ई हो जाता है। जैसे कि दा प्लस यते, दियते अर्थात दान दियते, दानम दियते अर्थात दियते यानी कि दानम दियते। उसके बाद हमारा हो जाएगा 17 नंबर के षष्ठी विभक्ति। 17 नंबर हो जाएगा षष्ठी विभक्ति कारक विभक्ति क्यों नहीं मानी जाती है। षष्ठी विभक्ति जो होती है वो कारक विभक्ति क्यों नहीं मानी जाती है, उदाहरण सहित आपको समझाना है। तो उदाहरण सहित देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति को कारक इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि कारक उसे कहते हैं जिसका क्रिया से सीधा संबंध हो तथा संबंध षष्ठी विभक्ति का क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता है। अगला और हमारा लास्ट प्रश्न बनता है दोस्तों कि निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पहला, वह पढ़ने के लिए प्रयाग में रहता है। वह पढ़ने के लिए कहाँ रहता है, प्रयाग, पुराना नाम इलाहाबाद, प्रयाग में रहता है। दूसरा हो जाएगा विद्यालय के चारों ओर आम के वृक्ष हैं, भगवान वासुदेव को नमस्कार है। और चौथा हमारा हो जाएगा वाराणसी गंगा के तट पर है। पहला हो जाएगा वह पढ़ने के लिए प्रयाग में रहता है, सा अध्ययनाय प्रयागे वसति। दूसरा हो जाएगा विद्यालय के चारों ओर आम के वृक्ष हैं, विद्यालय परितः मतलब चारों ओर आम्राणि वृक्षाणि सन्ति, यानी भगवान वासुदेव को नमस्कार है, भगवत वासुदेवाय नमः। ठीक है ना, इस श्लोक में उच्चारण में कहते नहीं, ये कुछ शुभ काम करने लगते हैं तो उस पर कहते हैं भगवत वासुदेवाय नमः। उसके बाद वाराणसी गंगा के तट पर है, वाराणसी गंगायाः तटे स्थितः अस्ति। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 के आंसर। तो दोस्तों ये था आप सभी का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन, जो बहुत ही ज़्यादा उम्मीद करते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। 2016 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और इसी तरह का वीडियो को लेने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए कुछ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।